हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस क्लास का पहला क्वेश्चन ही बहुत ही शानदार है, इसलिए अपना नोटबुक रखिए अपने पास में और हर पॉइंट को नोट करते चलना है आपको। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है कि डायनेमिक ऊर्जा की इकाई इनमें से किसे मापी जाती है ना। डायनेमिक ऊर्जा की इकाई इनमें से किसमें मापी जाती है, इसका आंसर आपको देना है। 281 नंबर का क्वेश्चन है कि किलो वाट में या किलो वाट घंटा में, किलो वोल्ट में, एम्पियर किलो प्रति घंटा या प्रति घंटा वोल्ट। आपको इसका आंसर देना है कि जो डायनेमिक ऊर्जा होती है इसकी इकाई इनमें से दिए गए ऑप्शनों में से क्या होगा। ठीक है, किलोवाट या किलोवाट घंटा। अब देखिए, किलोवाट घंटा kWh होता है। क्लियर, kWh, ये kWh ही इसका करेक्ट आंसर होगा, किलोवाट हावर। अच्छा हाँ, देखिए 1 वाट बराबर क्या होता है। 1 वाट बराबर कितना होता है, 1 जूल प्रति सेकेंड। 1 जूल प्रति सेकेंड किसके बराबर होता है, 1 वाट के बराबर। अब सुनना दोस्तों, क्या है कि पहले जो घरों में लैंप यूज किया जाता था इनकैंडिसेंट प्रकार का, ठीक है, उसकी जो रेटिंग होती थी वो 100 वाट की होती थी। कितना, 100 वाट की। इस चीज को आप ध्यान रखना, 100 वाट की होती थी। लेकिन इस वक्त, इस समय में टेक्नोलॉजी इतना बिल्डअप हो चुकी है कि उसके स्थान पे एलईडी बल्ब को उन्होंने बनाया। ठीक है, जो एलईडी बल्ब है इसके मुकाबले बहुत ही कम पावर खर्च करती है और उससे भी बेटर रोशनी देती है। इसकी पावर की बात करें तो मान लीजिए कि 7 वाट की एलईडी बल्ब है। अब देखिए, ये कितना है, 7 वाट की एलईडी बल्ब। 1 वाट का मतलब समझना कि अगर 1 सेकेंड में 1 जूल की पावर खपत होती है तो वो 1 वाट कहलाती है। दोबारा सुनना कि अगर कोई ऐसा उपकरण है जो 1 सेकेंड में 1 जूल का एनर्जी खपत करती है तो वो 1 वाट कहलाती है। इसका मतलब कि जो 7 वाट का हमारी एलईडी है वो 1 सेकेंड में कितना जूल खर्चा करेगी ऊर्जा, तो 1 सेकेंड में ये 7 वाट करेगी, 7 जूल करेगी। क्लियर, अगर इसी से आप मुकाबले करें इसका 100 वाट का, तो 1 सेकेंड में ये 100 वाट जूल एनर्जी को खपत करता है। यानी कि इसके अनुसार दोस्तों ये कितना अधिक विद्युत का पावर खपत कर रहा है। ठीक है, इसलिए अब इसको इस्तेमाल ना करके एलईडी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो 1 वाट का मतलब आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो 1 वाट हो गया। अगर आपसे पूछे कि 1 किलोवाट का मतलब कितना होता है, तो लिखेगा 1 किलोवाट जो होता है ना वो 3600 जूल के बराबर होता है। कितना, 3600 जूल के बराबर 1 किलो वाट होता है। क्लियर, अगर आपसे ये कह दे कि 1 किलोवाट हावर बराबर कितना होता है, तो आप लिखना 3600, आप लिखना 36 गुणे 10⁵ जूल। ये किसके बराबर होता है, ये डेटा होता है 1 किलो वाट हावर के बराबर और 3600 जूल 1 किलो वाट के बराबर। और 1 सेकेंड में अगर 1 जूल की एनर्जी खपत हो जाए तो वो 1 वाट कहलाती है, 1 वाट कहलाती है। तो यही दोस्तों डायनेमिक ऊर्जा की इकाई मानी जाएगी, जो कि 1 किलो वाट घंटा होगा। ठीक है, और जो घरों में किलो वाट हावर मीटर लगे होते हैं ना, वो मीटर भी दोस्तों इसी में यूनिट बताते हैं, kWh में ही वो यूनिट बताते हैं। क्लियर है, अगला देखते हैं 282 नंबर का क्वेश्चन कि किसी कंटिन्यूटी मोटर को बिना भार का स्टार्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा। अगर हम इसको नो लोड पे, शून्य भार पे स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोटर के जलने का चांस अधिक होगा, मोटर टॉर्क बनाना बंद कर देगी, या गति शून्य हो जाएगी, कॉइल शॉर्ट हो सकता है, गति से खतरा अधिक हो सकती है। इसका आंसर देना है आपको कि अगर कंटिन्यूटी मोटर, ये कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, तो लिखिए इसका मतलब होता है लगातार, है ना। लगातार का मतलब सीरीज,
इसका मतलब होता है सीरीज या फिर श्रेणी। तो फाइनली क्या निकल के आया कि जो श्रेणी मोटर है उसको अगर बिना भार का स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों जो गति है ना ये बहुत अधिक हो जाएगी, गति से खतरा अधिक बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप खुद सोच के देखिए, आप ऐसा खुद के दिमाग से सोचिए कि ऐसा मशीन के अंदर ही अंदर ऐसा क्या होता होगा कि इसकी स्पीड इतनी हाई हो जाती है। ठीक है ना, ये खुद के दिमाग से आप सोचिए कि ऐसा क्या होता होगा। तो चलिए हम इसको जानने की कोशिश करते हैं कि देखिए जो डीसी का मोटर होता है ना, जब डीसी मोटर को हम बिना भार का स्टार्ट करते हैं तो इस मोटर के जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है, तो आर्मेचर वाइंडिंग में जो करंट है ना ये करंट बहुत ही कम होता है। किस कंडीशन में, जब मोटर को बिना भार के हम स्टार्ट करते हैं तो आर्मेचर करंट बहुत ही कम होता है, और जो आर्मेचर करंट है ना इसी करंट से फ्लक्स बनता है। अब जब करंट कम है तो फ्लक्स भी कम होगा। अब देखना इसका एक कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों कि जो मोटर की स्पीड होती है, डीसी मोटर की जो स्पीड होती है ना ये फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि फ्लक्स के उल्टा काम करेगी। अगर फ्लक्स को बढ़ाएंगे तो गति घट जाएगी, ठीक है, और फ्लक्स को घटाएंगे तो गति बढ़ जाएगी। अब फ्लक्स देखिए क्या है, बहुत कम है, तो फ्लक्स डाउन है तो स्पीड क्या हो जाएगा, अति उच्च स्पीड हो जाएगी। तो बस यही वजह है जिससे मोटर को हमें कभी भी नो लोड बिना भार का स्टार्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, अब देखिए अगर ऐसा करते हैं तो क्या होता है, ऐसा करेंगे तो जो डीसी मोटर है ना, इस डीसी सीरीज मोटर का जो फाउंडेशन है वो फाउंडेशन उखड़ के दोस्तों बाहर आ जाएगा। हो सकता है कि डीसी मोटर का जो आर्मेचर है वो शाफ्ट के साथ निकलकर बाहर आ जाए, इतनी खतरनाक गति हो सकती है ना। तो ये मोटर को भी खतरनाक, ये मोटर के लिए भी खतरा हो सकता है और जो ऑपरेटर होगा उसके लिए भी ये खतरा हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल इसका ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा कि गति से खतरा अधिक हो जाएगी। ठीक है, नोट करते चलिए हर पॉइंट को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 283 कि किसी एनपीएन प्रकार के प्रतिरोध स्थानांतरक में जो रिसाव करंट होता है किसके वजह से होता है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि जो लीकेज करंट है एनपीएन प्रतिरोध स्थानांतरक में वो किसकी वजह से होता है। छिद्र के वजह से, संग्राहककर्ता से बेस की तरफ, या फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से संग्राहककर्ता से बेस की तरफ, केवल फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, या केवल पॉजिट्रॉन की वजह से, या केवल न्यूट्रॉन की वजह से। ठीक है ना, तो आप ध्यान देना जो एनपीएन प्रकार के, अच्छा ये प्रतिरोध स्थानांतरक किसको कहते हैं, तो दोस्तों ट्रांजिस्टर को कहा जाता है ना। ट्रांजिस्टर क्या करता है, ये प्रतिरोध का ट्रांसफर करता है, इसलिए इसको कहा जाता है प्रतिरोध स्थानांतरक। इसमें लीकेज करंट किसकी वजह से होता है, तो ट्रांजिस्टर में ना न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन ये नहीं होता है। तो दो दोस्तों ऑप्शन तो हो गया समाप्त, यानी कि इसमें 40% कंपटीशन तो डाउन हो गया। अब देखते हैं केवल फ्री इलेक्ट्रॉन। देखिए एनपीएन प्रकार का ट्रांजिस्टर, ये है एनपीएन प्रकार का ट्रांजिस्टर, क्लियर। अब इसमें देखिए जो एनपीएन प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं ना उसमें जो रिसाव करंट है, लीकेज करंट, वो माइनॉरिटी कैरियर के कारण होता है। नोट कीजिएगा, माइनॉरिटी कैरियर के कारण इसमें लीकेज करंट होता है। ठीक है, अब अगर आपसे ये पूछते कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में माइनॉरिटी कैरियर कौन होता है, तो आप लिखना इसमें माइनॉरिटी कैरियर होल होते हैं, है ना, छिद्र, जिसको अपन छिद्र कहते हैं, यही होते हैं माइनॉरिटी कैरियर। अब देखना एनपीएन ट्रांजिस्टर में कुल 3 टर्मिनल होगा, पहला तो संग्राहक और दूसरा बेस, है ना, दूसरा होगा बेस और तीसरा टर्मिनल एमीटर का है। अगर आपसे ये कह दे कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो रिसाव करंट है वो किस टर्मिनल के माध्यम से होता है, तो आप लिखना इसमें जो रिसाव करंट है ना
वो बेस वाले टर्मिनल के माध्यम से लीकेज होता है। बिल्कुल इतना समझ में आया क्या? हर पॉइंट को नोट करते चलिए। दोबारा सुनिए कि जो एनपीएन प्रकार का ट्रांजिस्टर है, इसमें माइनॉरिटी कैरियर के कारण करंट का लीकेज होता है। माइनॉरिटी कैरियर कौन है? तो आप लिखना होल होते हैं माइनॉरिटी कैरियर एनपीएन ट्रांजिस्टर में, ठीक है। और इसमें अगर पूछे कि लीकेज किस टर्मिनल की वजह से होता है, तो वो होता है बेस टर्मिनल की वजह से। अच्छा हाँ, इसमें दोस्तों जो माइनॉरिटी कैरियर है ये किधर से किधर चलते हैं, तो इसमें ध्यान देना आप, जो संग्राहक है ना, ये संग्राहक से आधार की तरफ, किधर? संग्राहक से आधार की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए है छिद्र की वजह से संग्राहक से बेस की तरफ। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा कि ये देखिए, छिद्र के कारण संग्राहक से बेस की तरफ लीकेज करंट होता है प्रवाहित, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 284 नंबर का कि अंडरग्राउंड किए गए रॉड की स्थापित प्रणाली से दूरी सामान्यतः कितनी होनी चाहिए। ये फिलहाल हमसे ये पूछना चाह रहा है कि मान के चलिए ये है एक घर, क्लियर। इस घर के जब हम विद्युत धारा इसमें जब हम अर्थिंग काम में लेंगे, तो इस घर से कितनी दूरी पर अर्थिंग को हमें स्थापित करना होगा, तो कम से कम 1500 mm दूरी पर। कितना? 1500 mm बोले तो 1.5 मीटर, 1.5 मीटर की दूरी घर से दूर होना चाहिए, इतना अर्थिंग रॉड, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 1500 mm, ठीक है, अर्थिंग रॉड की। अब दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन है मेरा कि आप ये बताइए कि जो अंडरग्राउंड रॉड होती है ना, ये जो रॉड होती है ये किस धातु की बनी होती है? आप कमेंट करके बताइए कि ये किस धातु की बनी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 285 कि सबसे अधिक पराशक्ति सहने की क्षमता रखने वाला पदार्थ इसमें से कौन है? सबसे अधिक पराशक्ति का मतलब ये होता है कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इसकी ताकत है ना। सबसे अधिक ताकत रखने वाला पदार्थ कौन है? तो वो है दोस्तों माइका। कौन है? माइका। अगर पूछे माइका का क्षमता कितना होता है बताइए, तो आप लिखेगा 20 से 40 किलो वोल्ट प्रति mm, 20 से 40 किलो वोल्ट प्रति mm, ठीक है। अब देखिए ये डाटा तो आप लिख लिए, इसका मतलब क्या है? 20 से 40 किलो वोल्ट प्रति mm का मतलब क्या है? तो समझिएगा, मान के चलिए ये है एक माइका, ये क्या है? माइका, ठीक है। ये एक माइका पदार्थ है। इस पदार्थ के 1 इंच भाग पे, इस पदार्थ के 1 इंच भाग पे, ये भाग यहां से यहां तक कितना है? तो ये है 1 इंच, ठीक है। 1 इंच भाग के 1/10वें हिस्से में अगर 40,000 वोल्टेज प्रवाहित कराया जाए तो भी ये इंसुलेटर कंडक्टर नहीं बनेगा। कहने का मतलब है कि 1 इंच क्षेत्रफल के 1/10वें भाग में अगर 40,000 वोल्ट को अगर प्रवाहित कराया जाए तो इतने हाई वोल्टेज को भी ये सहन कर सकता है। माइका क्या है? ये एक इंसुलेटर है, ठीक है। माइका एक इंसुलेटर है। अगर इसमें 40 किलो वोल्ट से अधिक वोल्टेज दे देते हैं तो ये इंसुलेटर होने के बावजूद भी ये क्या बन जाएगा? ये कंडक्टर बन जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा? कंडक्टर। यानी कि इसमें अभी जो करंट है ना, इस करंट का प्रवाह नहीं हो रहा है, लेकिन जब 40 किलो वोल्ट से अधिक वोल्टेज इस पे आप देंगे तो ये क्या होगा? ये भी एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा और करंट का प्रवाह होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि ये अपनी शक्ति को समाप्त कर देगा, ठीक है। ये होता है 20 से 40 किलो वोल्ट प्रति mm का मतलब। क्लियर? अब देखते हैं सूखी लकड़ी का कितना। तो इसका दोस्तों 0.4 से 0.6 किलो वोल्ट प्रति mm, यानी कि जो लकड़ी का होता है ना ये बहुत ही कम होता है। इसलिए जो सूखी लकड़ी है ये दोस्तों देखिए, जो सूखी लकड़ी है ना इसका इस्तेमाल भी हम पावर ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं, लेकिन
ज्यादा दूरी के लिए नहीं करते और ना ही ज्यादा हाई वोल्टेज के लिए करते हैं, क्योंकि देखिए जो इसकी परावैद्युत सामर्थ्य है ना ये बहुत कम है, इसलिए इसका हम अधिक वोल्टेज को सूखी लकड़ी के द्वारा ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों सूखी लकड़ी का इस्तेमाल ना टावर के रूप में किया जाता है, किसके, पोल के रूप में किया जाता है सूखी लकड़ी का इस्तेमाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 286 कि केबल इंसुलेशन में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों में कौन सी ताकत होनी चाहिए, है ना। केबल इंसुलेशन में उपयोग की जाने वाली ताकत कौन सी ताकत होनी चाहिए। आप एक बात बताना, ये है एक तार, क्या है, ये एक केबल है, ठीक है ना। केबल, अब मान लीजिए ये केबल एक वातावरण में रखा हुआ है, एक वातावरण में, ये खुले वातावरण में रखा हुआ है। इसी केबल के ऊपर सूर्य का प्रकाश भी पड़ रहा है, इसी केबल के ऊपर धूल भी पड़ रहा है, इसी के ऊपर मिट्टी भी पड़ रही है और इसी के ऊपर बरसात का पानी भी पड़ रही है। तो क्या होगा, ये जो कंडक्टर है ये खराब, ये डैमेज हो जाएगा, ठीक है, डैमेज हो जाएगा। इसलिए इसके कारण ये जो केबल है, इस केबल के ऊपरी भाग में इंसुलेटर लगा दिया जाता है, इंसुलेशन लगा दिया जाता है ना। अब ये इंसुलेशन क्या करेगा, इन सभी को रोकेगा। ये कोई भी चीज, चाहे बरसात का पानी हो, चाहे धूप हो, चाहे धूल मिट्टी कुछ भी हो, ये कंडक्टर के अंदर नहीं जाने देगा, कंडक्टर पे ये नहीं पड़ने देगा। तो ये किस प्रकार की सुरक्षा कर रहा है, ये यांत्रिक सुरक्षा कर रहा है ना, ये केबल की यांत्रिक सुरक्षा कर रहा है ना, यांत्रिक सुरक्षा कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसके अंदर कौन सी ताकत होगी, घोड़े की ताकत या गलने की ताकत, यांत्रिक हीटिंग या ओस्कर की ताकत, ठीक है। तो ये यांत्रिक रूप से सेफ्टी कर रहा है इस कंडक्टर को, तो यांत्रिक ताकत होना चाहिए इस इंसुलेटर के अंदर, तभी तो ये सभी चीजों से ये लड़ पाएगा, है ना, सभी चीजों को ये रोक पाएगा। अब ध्यान देना दोस्तों, ये तो हो गया इस कंडक्टर की सुरक्षा। अब देखिए जो इंसुलेशन होता है, आप सोचिए कि अगर इंसुलेशन ना लगे इस केबल में तो क्या होगा। इस केबल को तो नुकसान होगा ही, बट हमें भी नुकसान होगी। देखिए अगर ये केबल के अंदर ऊपर इंसुलेशन लगा हुआ है तो आप किसी भी एरिया में इस केबल को आप ले जा सकते हैं, है ना, किसी भी एरिया में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई खतरा नहीं होगा। अगर इसमें इंसुलेशन ना हो तो देखिए मानव को भी हानि पहुंच सकता है ना, मानव हानि के लिए भी ये घातक हो सकती है, इसलिए इंसुलेशन चढ़ाना बहुत जरूरी है। अब एक बात आप नोट करना कि अगर आपसे ये पूछ दे दोस्तों, ये जो तार है ना, ये जो केबल है, जो केबल को जब बनाया जाता है तो किस रेटिंग को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, तो इसको करंट की रेटिंग को ध्यान में रखकर, कि अगर केबल पतली है तो कम करंट प्रवाहित होगा, केबल मोटी है तो अधिक करंट प्रवाहित होगा, ठीक है। लेकिन जो इंसुलेशन है ना, इसको जब इसको बनाया जाता है तो किस चीज को ध्यान में रख के बनाया जाता है, तो नोट करना वोल्टेज रेटिंग को, किसको, वोल्टेज रेटिंग को ध्यान में रख करके इंसुलेशन का डिजाइन किया जाता है, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 287, चालकता की पहचान क्या होती है, साइमन, कैंडला, ओम मीटर, ओम और महोस। देखिए जो साइमन है ना, यही है चालकता की पहचान, चालकता की पहचान साइमन होता है। अब अगर आपसे ये कह दे कि इसके अलावा बताइए, तो आप लिखना सिग्मा, सिग्मा भी चालकता की पहचान होती है। कैंडला किसकी पहचान है, तो ये जो कैंडला है ना, ये ज्योति तीव्रता की ये पहचान होती है, ठीक है, ज्योति तीव्रता। ओम मीटर किसका है, तो ये जो ओम मीटर है ये प्रतिरोधकता की है, प्रतिरोधकता की ओम मीटर ये पहचान होती है। और दोस्तों जो प्रतिरोधकता की ओम मीटर है ना, ये एमकेएस प्रणाली में होता है। आप ध्यान देना, एमकेएस प्रणाली में ओम मीटर होती है। ओम किसका है, तो ये प्रतिरोध का है, प्रतिरोध का। और महोस किसका है दोस्तों, तो महोस एडमिटेंस, ये एडमिटेंस और
ससेप्टेंस का, एडमिटेंस ससेप्टेंस का महोस होता है इसकी पहचान। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कि चालकता की पहचान या इकाई साइमन होती है। बिल्कुल समझ में आया क्या? अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 288 कि उच्च गति आवेश से लगी आग का शमन करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला अग्निशामक है। अब ध्यान देना कि अगर उच्च गति आवेश से आग लगती है तो किस प्रकार का अग्निशामक उपयोग करेंगे? हेलोन के अग्निशामक, ऑक्सीजन के, रसायन के, या ऑयल के, या सूखा लकड़ी के, सूखा युक्त अग्निशामक। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कि किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो हेलोन प्रकार के। अब ध्यान देना दोस्तों, अगर आपसे ये कह देना कि हेलोन में, हेलोन अग्निशामक के अंदर क्या भरा होता है, अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछ दे तो आप लिखना इसके अंदर ना CTC प्लस BCF भरी होती है। क्या? CTC और BCF। अगर इसका पूरा नाम जानना है तो सुनिए, CTC का मतलब कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है और BCF का मतलब ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरो, है ना। ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरो और कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये दोनों होते हैं हेलोन के अंदर। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, अगर आपसे ये कह दिया जाए कि जब कभी भी किसी भवन, किसी हाउस, किसी कल कारखाने में आग लगे तो सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे कि सबसे पहला कदम ACRE, ये सबसे पहला कदम आपको उठाना होता है। यानी कि इसमें सबसे पहला A, फिर C, फिर R, फिर E। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? तो लिखेगा A का मतलब होता है, A से होता है दोस्तों अलार्म, है ना। A का मतलब होता है अलार्म। जब भी कभी आग लगे तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? अलार्म करके सबको सचेत करना चाहिए। मानिए कि किसी फैक्ट्री में आग लग गई, उस फैक्ट्री में जितने भी वर्कर्स, एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं अंदर, उनको ये सूचित देना चाहिए अलार्म बजाकर कि आग लग चुकी है। ठीक है, अलार्म बजाकर। और दूसरा क्या करना चाहिए? इसके बाद करना चाहिए कॉल एंड कॉन्फाइंड, है ना, कॉल एंड कॉन्फाइंड। अब देखना, जब भी आग लगे तो दूसरा स्टेप क्या करना चाहिए कि सबसे पहले कॉल करना चाहिए। किसको? अग्निशमन दल को सबसे पहले कॉल करना चाहिए। कॉल करने के बाद क्या करें कि जो कॉन्फाइंड का मतलब होता है कि बंद करना। यानी कि किसी कारखाने में आग लगी है तो उस कारखाने में एंट्री करने के लिए जितने भी दरवाजे हैं, ठीक ना, उन सभी दरवाजों को बंद कर दें। दरवाजे, खिड़कियां जितने भी हैं सबको बंद कर दें ताकि बाहर से हवा ना घुस सके और आग और ना भड़क सके। ठीक है, तो इसलिए हमें पहले कॉल करना चाहिए, फिर कॉन्फाइंड करना चाहिए। इसके बाद आर की बारी है। आर का मतलब होता है दोस्तों रेस्क्यू। रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना, है ना। तीसरा स्टेप क्या करना चाहिए कि अगर हमने अलार्म भी बजा दिया, कॉल भी कर दिया और कॉन्फाइंड भी कर लिया, अब हमें बचाना है किसको? मान के चलिए कि कोई फंसा हुआ है अंदर, फैक्ट्री के अंदर कोई फंसा हुआ है, उसको हमें बचाना जरूर चाहिए अगर संभव हो सके तो। क्योंकि दोस्तों इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है, ठीक है ना, तो हमें फंसे हुए व्यक्ति को जरूर बचाना चाहिए। ये तीसरा स्टेप है। और इसके बाद होता है ई। ई का मतलब होता है एक्सटिंग्विशर, है ना, एक्सटिंग्विशर एंड इवैक्यूएट। एक्सटिंग्विशर का मतलब होता है दोस्तों बुझाने की कला, बुझाने की कला। और इवैक्यूएट का मतलब होता है निकास करना, है ना, निकास करना, बाहर निकलना। तो सुनना,
एक्सटिंग्विशर का मतलब होता है कि आग बुझाने की कला। जिसके अंदर आग बुझाने की कला होती है ना, उसको आग को बुझाने देना चाहिए। यानी कि ये कला किसके पास होती है, तो जो अग्निशामक दल होता है उसके पास होती है आग बुझाने की कला। और इवैक्यूएट का मतलब होता है निकास करना, वहां से बाहर निकल जाना चाहिए। ठीक है, सुनना दोबारा बात को कि ए का मतलब होता है अलार्म, अलार्म बजा के सभी को सचेत करना चाहिए कि आग लग चुकी है। ठीक है, सी का मतलब होता है कॉल और कॉन्फाइंड। कॉल दोस्तों किसको करना है, अग्निशामक दल को। और कॉन्फाइंड का मतलब होता है कि बंद करना, जितने भी दरवाजे खिड़कियां हैं सब बंद कर दो ताकि और अधिक भड़क ना सके आग, और जो अग्निशमन दल है ना वो इस आग में काबू पा सके। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आग दोस्तों बहुत अधिक तो नहीं होती है, लेकिन अग्निशमन दल के पहुंचने तक में आग बहुत अधिक भड़क चुकी होती है, जो कि वो दल भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। ठीक है ना, और कंट्रोल करते करते पता ऐसा चला कि सारा सब कुछ जल के खाक हो गया, तो फिर उसके आने और ना आने का कोई मतलब नहीं निकला। इसलिए सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है दोस्तों कि कॉन्फाइंड करना बहुत जरूरी है। आर का मतलब रेस्क्यू, और इसका मतलब होता है कि बचाना। जो भी लोग अंदर, देखिए कुछ लोग अंदर काम कर रहे हैं तो जिसको अलार्म सुनाई दिया वो तो बाहर निकल गया, लेकिन कुछ लोग फंसे रह जाते हैं तो उनको बचाना जरूरी है। ठीक है ना, अगर पॉसिबल है तो उनको जरूर बचाना चाहिए। रेस्क्यू ये कहता है। ई का मतलब है एक्सटिंग्विशर एंड इवैक्यूएट। इवैक्यूएट का मतलब है निकास। आप अगर बचा सकते हैं तो बचाइए, नहीं तो वहां से बाहर निकलिए, अपने आप को बचाइए। और एक्सटिंग्विशर का मतलब है कि जिसके अंदर बुझाने की कला है ना उसको आग को बुझाने दिया जाए। तो ये कला अग्निशमन दल के अंदर ही होती है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हर पॉइंट को दोस्तों नोट करते चलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 289 कि किसी डीसी जनरेटर की बाहरी विशेषता के बीच संबंध बताती है, कि डीसी जनरेटर की बाहरी विशेषता के बीच कौन संबंध बताता है। ठीक है, आप ये भूल जाइए कि डीसी जनरेटर अंदर क्या कर रही है। आर्मेचर में वोल्टेज जनरेट करती है, ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग में करंट प्रवाहित होती है, ये सब भूल जाइए। जनरेटर के बाहर क्या हो रहा है। अब देखिए, जो जनरेटर है ना अंदर क्या पैदा कर रहा है, वोल्टेज। उस वोल्टेज को हमें इस्तेमाल में लेना है। तो इस्तेमाल कैसे लेंगे, उस वोल्टेज को हमें जनरेटर के अंदर से बाहर निकालना होगा। तो बाहर कहां पे निकालेंगे, टर्मिनल पे। तो क्या हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज। ये वोल्टेज टर्मिनल पे आ तो गया बाहर, अब इसका करना क्या है, इसको उपयोग में करना है। तो उपयोग कैसे करेंगे, इस पे लोड कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो लोड पे जो करंट चलता है वो कौन सा हो जाएगा, लोड करंट। तो ध्यान देना, लोड करंट और टर्मिनल वोल्टेज के बीच में एक वक्र बनता है, वही होता है डीसी जनरेटर के बाहरी विशेषता को बताता है। ठीक है ना, अब इसमें देखना, इसमें दोस्तों किस प्रकार से ये काम करता है। देखिए, जो बाहरी विशेषता है ना वो कहता है कि अगर डीसी जनरेटर में लोड बढ़ाएंगे तो लोड बढ़ाने से जो टर्मिनल वोल्टेज है इसका वोल्टेज ड्रॉप होने लगेगा। क्यों, क्योंकि लोड का अपना एक करंट होगा, लोड में यानी कि जो प्रवाहित करंट हो रहा है वो, और लोड का अपना खुद का एक रेजिस्टेंस होगा, वो दोनों मिलके क्या करेंगे, इस वोल्टेज को, टर्मिनल वोल्टेज को डाउन करने लगेंगे। तो देखिए, जैसे ही लोड बढ़ाते हैं ये टर्मिनल दोस्तों, जब तक एक निर्धारित सीमा तक आप लोड बढ़ाएंगे तो टर्मिनल वोल्टेज में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही लोड बढ़ा देंगे एक्स्ट्रा निर्धारित मान से अधिक, तो ये क्या होगा, झुकने लगेगा, यानी कि घटने लगेगा टर्मिनल वोल्टेज। तो यही दोस्तों एक ग्राफ होता है जो कि बाहरी विशेषता के बीच संबंध बताती है, लोड का करंट और टर्मिनल का वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि आंतरिक विशेषता के बारे में, तो अब बाहर क्या हो रहा है, बाहर कौन सी लोड कनेक्ट हो रही है, कि टर्मिनल पे वोल्टेज है या जीरो है, ये भूल जाइए। अब ध्यान आपको ये रखना है कि जनरेटर अंदर
क्या कर रही है, तो अंदर ये आर्मेचर में वोल्टेज जनरेट कर रही है, इंड्यूस्ड वोल्टेज और आर्मेचर में जो करंट प्रवाहित हो रही है, ठीक ना, वो करंट, इन दोनों के बीच में जो संबंध बनेगा वही आंतरिक विशेषता को बताएगी। क्लियर? तो देखिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 290 नंबर का कि रूरल इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग प्रणाली में ड्यूटी करते समय कौन सा व्यक्तिगत हिफाजत उपकरण आवश्यक नहीं है। अब दोस्तों ध्यान देना, इसमें से कोई नहीं, पैर हिफाजती जूते, इंसुलेटेड स्टेयरकेस या स्टाइलिश चश्मे, इसमें से कौन सा ऐसा उपकरण है जो व्यक्तिगत रूप से आवश्यक नहीं है। पैर हिफाजती जूते, इंसुलेटेड स्टेयरकेस का मतलब होता है सीढ़ी, है ना, इंसुलेटेड सीढ़ी, ये तो एक इलेक्ट्रीशियन के लिए बहुत ही जरूरी चीज है। स्टाइलिश चश्मा, यही दोस्तों है जो जरूरी नहीं है। क्या स्टाइलिश चश्मा जरूरी नहीं है? तो स्टाइलिश चश्मा कहाँ जरूरी है? तो बताइए दोस्तों, ये स्टाइल के लिए, ये फैशन के लिए जरूरी है, ठीक है ना, ये किसी भी चीज की हिफाजत नहीं कर सकता। इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग प्रणाली में चश्मा हिफाजत नहीं कर सकता, इसलिए इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। स्टाइलिश चश्मा है तो इस चश्मे का दोस्तों फैशन के लिए इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो फिलहाल तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। करेक्ट